सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो क्लास 6 क्लास की हिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हिंदी में क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और हम इंग्लिश का भी करेंगे, इसमें जो हिस्ट्री इन इंग्लिश वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साथ में इसके नोट्स भी करेंगे। बहुत सारी क्लासेस का मैंने शुरू किया हुआ है, सबका आपके फ्रेंड्स को किसी को ज़रूरत है तो उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रसीदा क्या है कि अखबार पढ़ रही थी, उसने देखा कि एक हेडिंग है 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि इतने पुराने टाइम को कोई कैसे जान सकता है, कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे अगर कल की कोई बात हो तो आप टीवी पे सुन सकते हो, टेलीविज़न पे सुन सकते हो। और अगर पिछले साल की बात है तो तुम किसी से ऐसे से पूछ सकते हो जिसको याद हो वो चीज़, है ना। लेकिन इतने पुराने टाइम को कैसे जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, हम ये जानेंगे यहाँ पे। कैसे लोग रहते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे वहाँ की खेती बाड़ी होती थी, व्यापारी, पंडित, जो शिल्पकार थे, कलाकार थे, संगीतकार थे, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे उस टाइम पे। देखो, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कहाँ, कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कई लाख वर्ष पहले लोग नदी के तट पर रहते थे। और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब चीज़ों को जोड़ के रखते थे, चीज़ें इकट्ठा करना उनका शौक था। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से वो परिचित थे, उनको पता था कि कौन सा पेड़ क्या काम करता है, कौन सी पत्तियाँ किस चीज़ में यूज़ होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, उनको ज्ञान था इन चीज़ों का। अपने भोजन के लिए भी जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब खाना खाने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते थे? पेड़ों की जड़ों को ले लेते थे, फूलों को, और जो जंगल में और दूसरी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लिया करते थे। और वो जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे? कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। हमारे इंडिया में उत्तर पश्चिम में सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं और किरथर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे? आप अपने मैप में देखोगे, मानचित्र में देखोगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ क्या हैं, कहाँ पे हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, ये इन चीज़ों का क्यों जिक्र किया है, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उगाना शुरू किया था। ठीक है, उनको उगाया था कितने? हाँ, 8000 साल पहले। कहाँ पे उगाया था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, जो कि हमारे उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? भेड़ बकरी भी, गाय बैल भी, उन पशुओं को भी पालना शुरू किया। मतलब खेती कौन सी होती थी? गेहूं की और जौ की। ठीक है, खेती में ये दो चीज़ याद रखोगे, और पशुपालन में भेड़ बकरी, गाय बैल। ठीक है, ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों का पता लगाया। ठीक है, आप भी पता लगाओ, डायग्राम उसमें देखो मैप में, और कहाँ पे है ये भी देखो। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान है विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया था वो कौन सी जगह है? विंध्य के उत्तर में। तो देखो, आपको ऐसे लगता होगा कि मुझे इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता, तो आप क्या करोगे? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, आपको पता होना चाहिए, उत्तर में। वहाँ क्या क्या फसल कितने साल पहले? 8000 साल पहले स्त्री और पुरुष दोनों ही खेती करते थे, गेहूँ और जौ उगाते थे, भेड़ बकरी गाय बैल वहाँ पे पालते थे। फिर आप उत्तर पूर्व में जाओ, वहाँ पे उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये दो पहाड़ियाँ और हैं, गारो की और विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये भी देखनी है आपने मानचित्र में। और जब भी आपको कोई ब्लैंक मानचित्र मिले तो उसमें ये टिक करके आप लिखा करो, ताकि आपके जो है दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ें रहें। ठीक है, यहाँ पे भी कृषि का। और फिर चावल की बात आई है। चावल कहाँ पे? विंध्य के उत्तर में स्थित है ऐसी जगह जहाँ पे चावल उगाया गया। यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम में, इस मानचित्र में ना सारा आपको दिया हुआ है। तो एक बार फिर से जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ पढ़ी उत्तर पश्चिम में। ठीक है, फिर हमने गारो की पहाड़ियाँ पढ़ी। उत्तर किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में आपने क्या पढ़ा था? आप रिकॉल करो, अभी अभी मैंने बताया। फिर गारो की पहाड़ियों का क्यों जिक्र हुआ था, वहाँ पे क्या होता है। फिर हमने विंध्य की पहाड़ियों पे चावल की खेती की थी, अभी तो मैंने बता दिया है, लेकिन आप खुद रिकॉल किया करो। और सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नर्मदा नदी पर कई कई वर्षों पहले, मतलब
लोग रहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इसमें से देख के अपने मानचित्र में भर कर देखनी है ताकि ये अच्छे से हमें याद रहे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि मानचित्र में सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। देखो ये लिखा हुआ है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब आपको पता है ना कि जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे ही फसलें उगेंगी, वहाँ पे ही सब कुछ ग्रोथ होगी, है ना, लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों के विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो गंगा के किनारे कब 2500 में, और जो सिंधु नदी है इसमें 4700 वर्ष पूर्व नगर बसे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी के किनारे लोग बसे थे। तो ये देखो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में है और इसकी सहायक नदियाँ ये है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं और सिंधु नदी पे कितने वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले जो है नगर बसा था। ठीक है, फिर हम गंगा नदी की बात करते हैं और इसकी सोन नदी का भी जिक्र है। ठीक है, तो गंगा नदी में 2500 वर्ष पहले नगर बसे थे और वहाँ पे क्या हुआ था, अन्य मतलब हिस्सों में मतलब नगर बसे थे, फले फूले थे। मैं भूल गई थी यहाँ पे लेकिन ये लिखा हुआ है 2500 वर्ष। ठीक है ये, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। सोन नदी भी मैंने पहले ही बता दिया है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहते थे। मतलब जो क्षेत्र गंगा के आसपास का था उसको क्या कहते थे, मगध। तो आप आगे भी पढ़ोगे हिस्ट्री में कि मगध देश का राजा, तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा वाले जो क्षेत्र था उसको मगध कहते हैं। वर्तमान में बिहार में जाना जाता है। अभी कहाँ है वो एरिया, बिहार में। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मतलब इसके जो शासक थे वहाँ पे, जो इसके राजा थे, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की। ठीक है, तो जो बहुत पावरफुल है वो तो कहीं पे भी ऐसे ऐसे राज्य बना देंगे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। ठीक है, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी और समुद्रों के कारण जोखिम भरी यात्राएं होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः सभी लोग काम की तलाश में कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। क्या होता था कि लोग है ना काम की तलाश में इधर उधर जाया करते थे, पहाड़ियों से, पर्वतों से, रेगिस्तानों से, नदियों से, समुद्र से, सब जगह। इतना जोखिम भरा होता था पर उनको काम चाहिए था तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे प्राकृतिक आपदा के कारण। मतलब एक जगह पे मान लो सूखा पड़ गया तो वो दूसरी जगह जाएंगे, है ना, वो आराम से नहीं बैठेंगे वहाँ पे। तो वो मतलब काम करते थे और ढूंढते रहते थे अपना काम। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो ऐसे ऐसे लोग ही नहीं जाते थे बल्कि सेनाएं भी जाती थी कि दूसरे क्षेत्र पे आक्रमण कर दो, वहाँ से अपनी जगह बना लो वहाँ पे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। व्यापारियों का क्या काम होता है, अपना सामान बेचना, तो वो अपना सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। मतलब यहाँ पे बताने का ये मतलब है कि हर आदमी जाता था, चाहे वो व्यापारी था, चाहे वो धर्म गुरु था, धार्मिक गुरु, या फिर लोग होते थे जहाँ पे जो आर्थिक आपदाओं के कारण चले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। मतलब किसी को घूमने का ही शौक है, चलो दूसरी जगह देख के आते हैं कैसे लोग हैं, क्या है वहाँ पे, है ना। तो ऐसे घूमने वाले लोग भी जाते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं कैसे करते हैं, आपके लिए सवाल है। पहले का तो बता दिया कि वो लोग कैसे करते थे और क्यों करते थे, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब की बात है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये आपने बताना है। फिर आगे है कि एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो और पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। मतलब जब आप मानचित्र में देखोगे तो आप देखोगे कि पहाड़ियाँ हैं,
पर्वत हैं और समुद्र है जो इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए ये सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें, गहरे समुद्र को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। लोगों के आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग थे, हमारी ही संस्कृति को फॉलो करने लगे तो हमारी संस्कृति मजबूत हो गई। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो लोग क्या करते थे, खाना बनाने के जो तरीके थे, अब बाहर से लोग आएंगे वो अपने तरीके से भी खाना बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं वैसे भी। तो क्या हो गया कि तरीकों को वो अपनाते थे एक दूसरे को। अब है देश के नाम की बात करते हैं। हमारा जो देश है, इंडिया है, भारत है, इसका नाम, इससे जुड़ी हुई बातें। देखो, जो हमारा देश है ना भारत, इसे प्राय हम इंडिया कहते हैं। भारत जैसे नामों से हमें मतलब इसे बताते हैं लोगों को। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहाँ से ये शब्द निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा है ना। संस्कृत में इंडस का मतलब सिंधु है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी, मतलब अगर मानचित्र में आप देखोगे तो ईरानी और यूनानी जो लोग थे, सिंधु को हिंदोस और इंदोस, ठीक है, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहते थे। ठीक है, तो मतलब आप मानचित्र में देख लो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से यूनानी और ईरानी जो लोग आते थे यहाँ पे, इसे हिंदोस और हिंदोस कहते थे। ठीक है, फिर क्या होता था, यहाँ के मतलब इस सिंधु से पूर्व की तरफ के एरिया को वो क्या कहते थे, अभी बताती हूँ। एक सेकेंड, यहीं पे मैं बता देती हूँ, फिर वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। जो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी थे ना, उन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंडोस और इस नदी के पूर्व में जो स्थान था ना, उसको इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। मतलब भरत क्या था, भरत नाम का प्रयोग, भरत था पहले ये नाम, वो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनका एक समूह रहता था, उनके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख, मतलब इस समूह के बारे में कहाँ बताया जाता है, संस्कृत की आरंभिक कृति, जो सबसे पुरानी कृति है वो ऋग्वेद है। तो यहाँ पे एक और चीज़ पता चल गई कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है और 3500 साल पुराना है लगभग। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब भारत पहले कहाँ किसके लिए यूज़ होता था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये वाला उत्तर है और ये हमारा पश्चिम है। तो यहाँ पे एक ग्रुप रहता था लोगों का जिसको भरत कहते थे, और उनके बारे में संस्कृत में ऋग्वेद में भी लिखा गया है। और ऋग्वेद क्या है, हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। फिर से क्वेश्चन आ गया कि हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हमें इस प्रकार हमें कई तरह से प्राप्त हो जाती है, मतलब हम प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उनको पढ़ना। अगर हमें पास्ट के बारे में जानना है तो किताबें ढूंढो और उनको पढ़ो। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछ ले कि किताबों में और पांडुलिपि में क्या फ़र्क होता है, तो जो बुक्स होती हैं वो तो मशीन से छपी हुई होती है ना, मशीनें लिखती हैं, लेकिन पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई होती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। ठीक है, किस तरह से दिखती हैं वो, और ये देखो किसके पत्तों का यूज़ होता है यहाँ पे, ताड़पत्रों। ठीक है, ताड़पत्रों और जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल है ना, उसके ऊपर उससे विशेष तरह के भोजपत्र तैयार होते हैं, उसके ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पांडुलिपि, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि की एक पृष्ठ, ये यहाँ पे एक पृष्ठ दिखाया गया है कि किस तरह से लिखते थे। फिर बात करते हैं
फिर पांडुलिपियों में लिखा क्या होता है हम ये जानेंगे, ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े खा गए और कुछ नष्ट हो गई, वैसे ही खराब हो गई, ठीक है। हम भी किसी चीज़ को कितना संभाल के रख सकते हैं, कितना भी संभाल लो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो आज भी मिल जाती हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त हो सकती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी मिलते हैं, ठीक है। इन पांडुलिपियों में मतलब सब कुछ होता है, राजाओं के बारे में, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में, मान्यता और व्यवहार के बारे में, कविताएं, काव्य, नाटक सब कुछ मिलता है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हैं। फिर बात आती है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे। ये संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं या अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा जो है आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। आम लोग अपने जो बातचीत का तरीका प्राकृत भाषा में करते थे। हमें अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी उपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मतलब अभिलेख कहाँ मिलेंगे हमें, किसी ठोस धातु पे या पत्थर पे। कभी कभी शासक व अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे। मतलब जब राजा लोगों का आदेश होता था तो वो ऐसी चीज़ों पर उसको लिखवा कर, उसको निकलवा कर लोगों के बीच में रख देते थे, कहीं पे टांग देते थे, तो लोग उन्हें देख सकते थे, आसानी से पढ़ सकते थे, उनका पालन कर सकते थे। मतलब इसीलिए तो लगाया जाता था कि लोग उसका पालन करें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मान लो धनी हो जाए कोई, जिसको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, तो वो भी अपने ऐसे शौक पूरे करते थे, अपने कार्यों को भी उत्कीर्ण करवाते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। मतलब कोई क्या ही लिखेगा, आप ये बताओ, ऐसी चीज़ों पे कोई क्या लिखेगा, अपनी तारीफ लिखेगा, है ना। राजा लिखवाएगा मैंने उस लड़ाई में इतने सन में इतने लोगों को मारा, या फिर मैंने इस इलाके को जीता। ऐसी चीज़ें तो लिखवाएंगे ताकि लोग इम्प्रेस हो ज़्यादा से ज़्यादा। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि क्या लाभ हो सकते हैं। ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाई आती थी, ये भी आप बताना, ठीक है। खुद ही सोचना अपने दिमाग से। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन व खुदाई करते थे। लोग क्या करते थे, मतलब पास्ट की स्टडी के लिए, जो पुरातत्वविद थे वो पास्ट की स्टडी के लिए या तो चित्रों को देखते थे या मूर्तियों को देखते थे, औजार और बर्तनों को देखते थे, आभूषणों को देखते थे कि किस तरह के आभूषण होते थे, या सिक्कों को देखते थे। और देखें कैसे, वो खुदाई करते थे ताकि उनको ये चीज़ें मिल जाएं। ऐसा तो नहीं है कि सबके घरों में पुरानी चीज़ें मिलेंगी। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे, ठीक है। कुछ धातु की जो बनी होगी वो तो आराम से निकल जाएगी, वो तो खराब नहीं होगी। अब पुरातत्वविद क्या करते थे, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे, ठीक है। तो पुरातत्वविद कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो जानवरों को, चिड़ियों को, मछलियों को, ऐसी जो क्या है ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हड्डियों को भी ढूंढते थे। इनमें से उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अगर उनकी हड्डियां मिल जाती हैं उस जगह पे तो उनको आइडिया हो जाता था कि वो मछलियां खाते थे। अगर चिड़ियां होती थी, पिंजरा मिल जाता था, लोहे का होता पिंजरा तो ऑब्वियसली, तो उनको लगता था कि वो चिड़ियां पालने के शौकीन थे। तो इस तरह से वो एक दूसरे को लिंक करके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते थे और लिखते थे। फिर वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे, ठीक है। ये भी है कि क्या उनको कपड़े भी मिले होंगे।
फिर क्वेश्चन आता है कि क्या उनको कपड़े भी मिले होंगे। फिर पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो वो क्या स्रोत शब्द का यूज़ करते थे जहाँ से उन्हें जानकारी मिलती है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। मतलब अगर उनको कुछ चीज़ मिली है पुरानी मान लो, और उनके पास कुछ अभिलेख भी हैं, तो वो उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जानकारी को रिलेट करेंगे कि किस तरह से ये रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि उन्हें स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के को जानने का प्रयास करते हैं। तो वो पुरातत्वविद क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को इस तरह से जैसे कोई जासूस हो, उसको मिल गया हो, अरे हाँ यहाँ पे मछली की हड्डी है तो वो लोग मछलियाँ खाते होंगे। अतीत एक या अनेक, अतीत कितने थे, मतलब एक था या बहुत ज़्यादा थे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, मतलब हमारा अतीत, इस पे ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, मतलब हमारा अतीत एक ही नहीं था, यहाँ पे बहुवचन मतलब बहुत सारे अतीत थे। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलवाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। मतलब किसी के लिए, ब्राह्मणों के लिए अलग अतीत था, ठीक है, राजाओं के लिए अलग अतीत था, मतलब हर समुदाय के लिए अतीत अलग था। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों की जीवन, राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था, है ना। ये तो आपको भी पता है कि हर किसी का जीवन दूसरे से अलग होता है। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपका अपने ही घर में, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स से आपका जीवन अलग है, आप रिलेटेड हो, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हो, लेकिन आपकी थॉट्स हैं जो वो अलग हैं बिल्कुल। आपके दिमाग में हज़ारों सवाल होंगे अभी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे हर सवाल का जवाब आपको अपने आप ही मिलता जाएगा। ठीक है, जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी ऐसा ही होता है, तो कुछ चीज़ें तो सिमिलर हैं। ठीक है, फिर उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। ठीक है, पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपना विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो वो शासक क्या होते थे, अपने गुणगान पहले ही किसी कठोर चीज़ पर खुदवा देते थे और लोगों के सामने पेश करते थे कि देखो हम ये कर सकते हैं, हमने ये किया है। तो उनकी वजह से हम भी आज जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। जबकि जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, है ना। किसको फुर्सत थी, जो अपना पशु पालता है वो पशुपालन में ध्यान देता था, जो अपना मछुआरा है वो अपनी मछलियाँ पकड़ने में ध्यान देता था। तो उनको अपने काम खुदवाने की ज़रूरत भी क्या थी, और उनके पास ऐसा मतलब सिस्टम भी नहीं था। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, पुरातत्व की वजह से। ठीक है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, मतलब जितना जानेंगे उतना ही कम लगेगा। ठीक है, तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महीना और वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह की कोई और वर्ष बताओगे। ठीक है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियाँ ईसा पूर्व, ईपू ऐसे लिखा होता है ना, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इस पुस्तक में हमें 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो ये इतिहास और उसकी तिथियां हैं। देखो जब आप आगे पढ़ना शुरू करोगे ना, दूसरी क्लासेस में जाओगे, 6 to 7 आप जब प्रमोट होगे, तब क्या होगा, आपको BC याद नहीं रहेगा, आपको
AD याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी देख लो, जो BC होता है उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ई पू भी लिखा होगा हिंदी में, बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ई लिखा हो पा सकती हो। इसका मतलब है A मतलब इनो, D मतलब डोमिने, ठीक है। नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा के जन्म के वर्ष की बात है ये। AD मतलब ईसा का जन्म हुआ था उस साल में। कभी कभी AD की जगह CE मतलब इसकी जगह पे क्या होगा, CE, ये चीज़ आप अलग से लिखेंगे। और BC की जगह BCE लिखा मिलेगा। तो BC की जगह पे क्या मिलेगा, BCE लिखा हुआ मिलेगा। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा और ये कॉमन एरा, CE मतलब कॉमन एरा। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले शुरू हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले होता है, ठीक है। तो जो पेज नंबर 3 है ना, उस पे 2 तिथियां हैं, इसका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे, मतलब आप BC का प्रयोग करोगे या E का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। आप एक रफ कॉपी लेके, रफ नोटबुक लेके उसमें लिख के देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और CE मतलब AD मतलब एना डोमिन मतलब ईसा के जन्म की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कठोर सतहों पे इस तरह से उसको उत्कीर्णन करवाया जाता था। ये वही लिखा हुआ है। अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे और अभिलेखों में लिपियों और क्या लिखा हुआ है, लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ था और साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ गया था साथ में, ठीक है। तो ये वही फ़ोटो दिखा रखी हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेकिन जब ये आप चैप्टर पढ़ के मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो ना, तो ये शब्दों को देखो कि आपने इसमें से क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। यात्रा क्या होती है, पांडुलिपि क्या होती है, अभिलेख क्या होता है, पुरातत्व क्या होता है, इतिहासकार क्या होता है, स्रोत किसे कहा था, और फिर है अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े, और आप मुझे इससे सपोर्ट करते रहना। आपके सपोर्ट से मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और अगर किसी बच्चे को मतलब ट्यूशन नहीं मिल रहा है, ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है, और हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ में 10th तक कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट में जाके बताएं कि मैम मुझे ये पढ़ना है। मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी और आपको ट्यूशन की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। और साथ में अगर आप 11th-12th के हैं और आपको बायो पढ़ना है, और अगर आप उससे भी आगे हैं, BSc MSc कर रहे हैं, लाइफ साइंस में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो ज़रूर मेरे कमेंट पे ज़रूर कमेंट करें, किसी भी कमेंट पे करें, किसी भी वीडियो पे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना।